क्या राजनीतिक दलों के लिए सत्ता हथियाने का कोई फार्मूला इजाद हुआ है? क्या राजनीतिक दल काम किए बिना जनता को भ्रमित करके 2 से 3 और 3 से 4 बार सत्ता हासिल कर सकते हैं? वैसे तो सुनकर आपको ये लगेगा कि ये शेख चिल्ली जैसा सपना है, लेकिन ये हकीकत है। और ये हकीकत ये बता रही है कि अकेला भारत ही नहीं, दुनिया के और भी कई देश हैं जो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके एक खास पार्टी की सरकार बनवा रहे हैं। पूरा किस्सा कुछ इस तरह से है कि जिस जॉर्ज सोरोस के नाम पर भारत में बवाल मचा है, वह कहानी अकेले भारत से जुड़ी हुई नहीं, बल्कि उसमें इजराइल और हंगरी का नाम भी शामिल है। जॉर्ज सोरोस का नाम हंगरी में पिछले 2 चुनावों से लगातार उछाला जा रहा था, और उनके नाम का इस्तेमाल करके वहां प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने सत्ता तीसरी बार भी हथिया ली। वहां के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने लोकल मीडिया के समक्ष ये कई बार स्वीकार किया है कि जॉर्ज सोरोस के नाम से चुनावी सफलता मिलेगी, ये तो पक्का नहीं है। लेकिन उनको कुछ दुनिया में दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनको जॉर्ज सोरोस के नाम का इस्तेमाल करने का एक फार्मूला सुझाया, और उस फार्मूले के तहत अब जॉर्ज सोरोस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जवाबदेह सरकार और न्याय व समानता को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयासों में एक बड़ा रोड़ा बताने का अभियान चलाया गया। विक्टर ऑर्बन ने ये दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने जॉर्ज सोरोस को वैसे ही खतरा बताना शुरू कर दिया जैसे भारत में बीजेपी अभी आसमान सिर पर उठाए हुए। विक्टर ऑर्बन ने उस अटैक पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल भारत में पिछले 3 लोकसभा चुनावों में लगातार हो रहा है। हालांकि इस बार अटैक पॉलिटिक्स में संविधान बदलने का खतरा कुछ ज्यादा छौंक लगा गया, इसलिए सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी पूर्ण बहुमत तो हासिल नहीं कर सकी, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें हासिल करके गठबंधन सरकार के जरिए उसने सत्ता तीसरी बार हथिया ली। अटैक पॉलिटिक्स असल में ये विरोधियों पर लगातार हमले करने, झूठ और प्रोपोगंडा फैलाने और लोगों को विरोधियों का डर दिखाने से जुड़ी हुई है, जैसे कि अभी भारत में दिखाया जा रहा है। विक्टर ऑर्बन ने ऐसा करके 2 बार हंगरी में चुनाव जीत लिए और वो 2 बार प्रधानमंत्री भी बन गए। असल में अटैक पॉलिटिक्स बड़े करीने से सत्ता हथियाने का हथियार है। इस हथियार का इजाद 2 लोगों ने किया है और उन्होंने कई देशों में इसका प्रयोग करके इसकी सफलता को जांचा परखा भी। इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस हथियार को इजाद करने वाले दोनों लोगों की जोड़ी से मिलने के बाद इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हंगरी के अपने मित्र प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन को इन दोनों से मिलवा दिया। अटैक पॉलिटिक्स यानी हमले की राजनीति का ये हथियार अस्तित्व में कैसे आया और कैसे इसका इस्तेमाल किया गया, ये विश्व मीडिया में कई अखबारों ने इसको सिलसिलेवार और विस्तृत ढंग से समझाया है। दरअसल इसको विस्तार से बजफीड न्यूज के 2019 के एक लेख
जॉर्ज सोरोस के खिलाफ साजिश की अविश्वसनीय कहानी में इसकी डिटेल दी गई है। यह लेख तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने के विशेषज्ञ दो अमेरिकियों की कहानी को उजागर कर रहा है। फैक्ट को तोड़ने मरोड़ने के दो विशेषज्ञों का नाम है आर्थर फिंकेलस्टीन और जॉर्ज बर्नहाम। ये दोनों यहूदी हैं। उनका सीधा मकसद था कि यदि आप चुनाव जीतना चाहते हैं तो विरोधियों पर हमले करें, कैसे भी हमले करें, झूठ बोलें, भ्रम फैलाएं, कुछ भी करें, लेकिन विरोधियों पर लगातार अटैक करते रहें। देश में चुनाव हो तो भी और नहीं हो तो भी विरोधियों पर अटैक बंद नहीं होना चाहिए। ये दोनों यानी फिंकेलस्टीन और जॉर्ज बर्नहाम इस विचार को प्रतिस्थापित कर रहे थे कि कई मतदाता ये अच्छे से जानते हैं कि वे किसे वोट देंगे और ऐसे में उन्हें किसी अन्य उम्मीदवार को वोट देने के लिए प्रेरित करना मुश्किल है। इन दोनों ने यह माना कि ऐसे बिल्कुल समर्पित मतदाताओं से दूसरों को वोट दिलवाना मुश्किल है, लेकिन इन मतदाताओं को हतोत्साहित किया जा सकता है जिससे वो जिस पार्टी या व्यक्ति के लिए वोट देने का मन बना रहे हैं उसको वोट देने ही नहीं जाए। अटैक पॉलिटिक्स का मूल फार्मूला है कि आप अपने राजनीतिक विरोधियों को आरोपों की बौछार से बदनाम करते हैं। ये आरोप ज्यादातर झूठे होते हैं, इसलिए आपके विरोधी के समर्थकों को संदेह होने लगता है कि कुछ लोग वोट नहीं देंगे और दूसरे आपके पास चले जाएंगे। इससे उनका मनोबल टूट जाता है। इस जोड़ी ने इस तकनीक का पहला इस्तेमाल इजराइल में 1995 में किया था। नए चुनावों में सोशल डेमोक्रेट शिमोन पेरेज को विजेता नामित किया गया था। बहुत कम पर्यवेक्षकों ने युवा रूढ़िवादी लिक्विड उम्मीदवार बेंजामिन नेतन्याहू को कोई मौका जीतने का नहीं दिया, यानी वो तमाम सर्वे में उस वक्त 20% अंकों से पीछे चल रहे थे। नेतन्याहू ने फिंकेलस्टीन और बर्नबाम, जो पैदाइश से यहूदी हैं, इन दोनों से मदद का सौदा किया। फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट के अनुसार दोनों ने नेतन्याहू को बताया कि उनके जीतने का एकमात्र मौका तभी पैदा होगा जब उनका अभियान इस अफवाह को फैलाने पर केंद्रित हो कि पेरेज यरूशलेम का आधा हिस्सा फिलिस्तीनियों को देना चाहते हैं। हकीकत में पेरेज ऐसा नहीं करना चाहते थे। यह पूरी तरह से मनगढ़ंत था, लेकिन जैसे जैसे ये बात फैलती गई पत्रकारों ने उनसे इस बारे में सवाल करना शुरू कर दिया। नतीजा, अपने स्वयं के राजनीतिक एजेंडे पर बात करने और चर्चा करने की अपेक्षा पेरेज को नेतन्याहू के झूठ के खिलाफ खुद का बचाव करने पर मजबूर होना पड़ा। नेतन्याहू ने पेरेज को इस झूठ के जाल में पूरी तरह फंसा दिया और कई लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए 1996 का चुनाव बेंजामिन नेतन्याहू 50% से अधिक वोटों के साथ जीत गए। इस तरह से अटैक पॉलिटिक्स राजनीति का पहला फल नेतन्याहू के शानदार उदय से सामने आया। एक रिपोर्ट के अनुसार 2000 के दशक की शुरुआत में फिंकेलस्टीन और बर्नबाम ने इस तरह के अभियानों से बुल्गारियाई और रोमानियाई राजनेताओं को सत्ता हासिल करवाई। इसके बाद नेतन्याहू ने उन्हें यूरोप के महत्वाकांक्षी नेता विक्टर ऑर्बिन से मिलवाया, जो हंगरी के प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक थे। उन दोनों ने 2013 में सोरोस के खिलाफ ऑर्बन के पहले नफरत भरे अभियान को डिजाइन किया।
जिस सोरोस ने अपनी संपत्ति के अरबों डॉलर दुनिया भर में लोकतांत्रिक शासन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले संगठनों को दे दिए, उनको कुछ हफ्तों के भीतर हंगरी के सबसे नफरत भरे व्यक्ति के रूप में पेश कर दिया गया। सोरोस विरोधी छवि को खराब करने वाला अभियान बेहद सफल रहा। जिस ऑर्वन ने सोरोस द्वारा वित्त पोषित सेंट्रल यूरोपियन रिसर्च ग्रुप में काम किया था और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी सोरोस की छात्रवृत्ति पर ही अध्ययन किया था, उन्होंने ही सोरोस के खिलाफ नफरत का अभियान चलाया और वह आश्चर्यचकित करते हुए सभी को चुनाव जीत भी गए। सत्ता खोने से पहले 1998 से 2002 के बीच ऑर्बन प्रधानमंत्री रहे थे। 2010 में फिंकेलस्टीन और बर्नबाम ने उन्हें नौकरशाहों और विदेशी निवेशकों के खिलाफ एक सख्त ध्रुवीकरण अभियान चलाने की सलाह दी और यह फार्मूला काम कर गया। अगले चुनाव 2014 के दौरान विपक्ष मुश्किल से एक शब्द भी नहीं बोल पाया। फिर भी ऑर्बन ने कोई जोखिम नहीं लिया और फिर से उन सलाहकारों से सलाह ली जिन्होंने उन्हें पहले जीतने में मदद की थी। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि उन्हें एक परिचित चेहरा बलि के बकरे के रूप में चाहिए। उन्होंने सुझाव दी कि इसके लिए वे सोरोस का इस्तेमाल करें और उन्हें एक यहूदी वित्त पोषक के रूप में पेश करें जिसका एक गुप्त राजनीतिक एजेंडा है, और वो एजेंडा है हंगरी को कमजोर करना और फिर उस पर हावी होना। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इस अभियान ने देश में यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा दिया, ठीक उसी तरह जैसे भारत में मुस्लिम विरोधी अभियान नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। इस अभियान के दौरान ऑर्बन ने अपनी सभी समस्याओं के लिए सोरोस और उनके लोगों को दोषी ठहराया, ठीक उसी तरह जैसे बीजेपी पिछले 11 साल से देश की तमाम समस्याओं के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराती आ रही। देश में आए वित्तीय और आर्थिक संकटों को लेकर युद्धग्रस्त सीरिया और अन्य देशों ने से जो शरणार्थियों का आगमन हंगरी में हुआ, उन सब समस्याओं को भी सोरोस के वित्त पोषण के सिर मढ़ दिया गया। 2014 और 2018 में ऑर्बन ने चुनाव जीते। इससे हंगरी में सत्ता पर उनकी पकड़ मजबूत हुई। 2018 के मतदान से पहले पूरे हंगरी में सोरोस को दर्शाते हुए पोस्टर दिखाई दिए। सोरोस को आखिरी मौका न लेने दें की पंच लाइन के साथ उस वर्ष हंगरी सरकार ने सोरोस की ओर से स्थापित और आंशिक रूप से वित्त पोषित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी को भी देश से बाहर कर दिया। इस यूनिवर्सिटी को इसके बाद वियना में शरण मिली, जहां वह अभी भी काम करती है। जॉर्ज सोरोस मूल रूप से हंगरी के हैं, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के समय उन्हें अपना देश हंगरी छोड़ना पड़ा था। 1947 में वे लंदन पहुंचे और यहीं से उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से फिलॉसफी की पढ़ाई की। सोरोस मामले पर दुनिया भर के राजनीतिक संगठनों का ये कहना है कि उनके नाम का इस्तेमाल एशियाई देशों में ही नहीं, यूरोपियन देशों में भी चुनाव जीतने के लिए लगातार किया जा रहा है और उनको केंद्र में रखकर सत्ताधीशों और विपक्ष के खिलाफ एक नफरत भरा अभियान चलाकर मतदाताओं को विपक्ष से विमुख कर दिया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे अभी भारत में हो रहा है। भारत में जनता परेशान है, उसके बावजूद वह विपक्षी दलों को देश विरोधी मानकर उन्हें वोट देने से कतराती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।